नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर का जो पेपर है, दिसंबर वाले पेपर में जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो पॉपुलेशन स्टडीज़ का जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग जो है मतलब एक क्लास और मतलब एक आपका जो है दिसंबर 2025 वाला जो पेपर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जून 2025 पे चलेंगे। फिर 2024 में 3 पेपर हुए थे, 1 पेपर कैंसल हुआ था ऑफलाइन और 2 अन्य पेपर थे। तो उसको उस पे हम लोग फिर ऐसे एक तरीके से कहा जाए 2025-2024 इस तरीके से हम लोग जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते चले जाएँगे लास्ट 10 इयर्स तक, ठीक है? और इसमें एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि आपको इसमें कॉपी पेन या फिर इस तरीके की चीज़ें नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस फॉर्मेट में आपको जो है यहाँ पे कुछ इस फॉर्मेट में आपको जो है मतलब यहाँ पे पीडीएफ दे दिया जाएगा और इस पीडीएफ को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है? प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ रहेगा और हम ये चाहेंगे कि पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर करते रहिए। ठीक है? उससे क्या है कि हमारा अपना भी फ़ायदा रहेगा, थोड़ा-सा प्रचार हो जाएगा और अन्य लोगों तक जो है रीच पहुँचेगी क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे टीचर्स कम हैं और उसके साथ-साथ जो है लोग कम हैं। लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको एक प्रचार-प्रसार करने की हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा-सा जो है मतलब एडवर्टाइज़ कर सकें। ठीक है? चलिए, तो आज की जो क्लास होगी हम लोगों की जो क्लास होने वाली है इसमें दिसंबर 2025 का पेपर रहेगा पॉपुलेशन स्टडीज़ का और ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग आते हैं यहाँ पे ये हमारे L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक अगर आप प्ले स्टोर में L1 क्लासेस प्रयागराज, ठीक है? L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पे इस लोगो के साथ आपको जो है मतलब प्ले स्टोर में ऐप मिलेगा, जिस पे रजिस्टर करके हमारे जो टेस्ट सीरीज के पोर्शन और जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एसएससी सीजीएल में ये कुछ लोग सिलेक्टेड हैं, जो 2024 बैच के थे, 2025 बैच में भी जो है हमारा L1 क्लासेस जेएसओ पोस्ट के लिए, स्टैटिक्स वाली पोस्ट के लिए, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 में अच्छा जो है मतलब परफॉर्म करने वाला है, ठीक है? ये भी जो है मतलब यहाँ पे कई बच्चों ने अच्छा नंबर गेन किया हुआ है, तो उम्मीद यही है कि रिज़ल्ट जब आएगा तो उसमें हमारे भी जो है इंस्टीट्यूट से हमारी भी जो मतलब पढ़ाई गई, जो पिछले 1 साल की जो मेहनत रही है, वो रंग लाएगी, ठीक है? चलिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के हैं, ये 3 लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हैं। ये शुभम जो है मतलब अ, सीएसआईआर में जेआरएफ हुआ है। तो सीएसआईआर तो हम नहीं पढ़ाते लेकिन जो है जो मतलब कैमरे के पीछे जो हम लोग मेहनत करते हैं जो अन्य लड़के हैं जैसे आईएएस की तैयारी करने वाले कई लोग हैं, वो भी मिलते हैं, मिलने वाले हैं, आज शाम को भी कुछ लोग मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हम लोग बैक चैनल में जो वर्क करते हैं, स्टूडेंट की समस्याएँ सॉल्व करते हैं, उस जो है मतलब जो किसी संस्था से हमसे जुड़े नहीं हैं, बस एक मित्रवत व्यवहार है। मित्र के तरीके से मिलते हैं स्टूडेंट्स और उनका जो मार्गदर्शन जो हमने उनको प्रोवाइड किया, उस मार्गदर्शन में के माध्यम से 2-3 बच्चों ने मतलब अभी एक लड़का आईएएस का इंटरव्यू दिया था। बस 12 10 या 11 नंबर से समथिंग कुछ नंबर से फेल कर गया है, मतलब नहीं हुआ है सिलेक्शन और उम्मीद है कि इस साल होने की, तो हमारी शुभकामनाएँ उसके साथ हैं। लेकिन जो है मतलब जो भी और भी लोग हैं जो आपके साथ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी अगर मार्गदर्शन चाहिए होगा स्टडीज़ में या कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा किसी क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे या कुछ इस तरीके से है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पे बैकडोर पे मतलब प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन माध्यम में तो नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन ऑफलाइन माध्यम में जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें दी जाती हैं और उनकी कॉपी वगैरह जो भी वो जमा करते हैं, लिख के आंसर लिख के जब वो जमा करते हैं, तो उसको भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? एक उसी पैटर्न पे चेक किया जाता है जिस पैटर्न पे यूपीएससी चेक करता है कॉपी, ठीक है? और हम लोग जो है यूपीएससी से ज़्यादा नंबर काटते हैं ताकि आपको जब हमारे यहाँ अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हैं, तो यहाँ के टेस्ट में जब पास हो जाएँगे तो मान लीजिए कि जो है आपका वहाँ पे श्योर ये हो जाता है कि आप वहाँ पे अच्छा नंबर गेन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्टेप पे यूपीएससी जो है कम नंबर, आधा नंबर, 1 नंबर स्टेप मार्किंग में काटता है या जो भी क्वेश्चनायर वो बना के देते हैं, उसमें कुछ अगर मतलब जो है इस तरीके से कहा जाए बहुत बड़बोलपन तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक स्टेटस है, हमारा अपना जो है मतलब उतना तो हम लोग अभी नहीं हैं। लेकिन
जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो जिन लड़कों का 1-2 लड़कों को जिनका पिछले मतलब सीज़न में पिछले एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू वगैरह दिए आईएएस का, उसमें उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो उससे हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस कराई है आईएएस के लिए या अ, सीएसआईआर के लिए, वो एक जो है मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट रही है और चूँकि सीएसआईआर का जो सिलेबस है उसमें केवल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स भी शामिल है। तो मैथ्स के जो अन्य लोग हैं वो थोड़ा-सा पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे इसलिए हम लोग सीएसआईआर का नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस जो है ज़रूर हम लोग जो है वहाँ पे देते रहते हैं उन लोगों को। ठीक है? तो आप लोगों में भी अगर कोई भी इस तरीके से है जिसको सीएसआईआर के लिए या फिर जो है मतलब आईएएस के लिए या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर रहा हो स्टैटिक्स से रिलेटेड है, तो उसको पूरी यहाँ से मदद की जाएगी। ठीक है? तो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, किसी भी मतलब स्तर का एग्ज़ाम हो, वो सारे जो है मतलब यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको एक एक तरीके से कहा जाए स्टैटिक्स में वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? चलिए, अब ये हमारा एएसओ का बैच है जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है यूपी में। यूपी ट्रिपल एससी की जो एक वैकेंसी आती है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एएसओ की एक पोस्ट आती है लगभग मान के चलिए कि 1000 प्लस पोस्टें रहने वाली हैं इस साल और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जिसमें प्रमोशन के काफ़ी चांसेस हैं, डिपार्टमेंट अच्छे हैं इसमें। यहाँ पे सिलेक्शन के बाद कई प्लानिंग कमीशन और इस तरीके के अदर अदर कमीशंस में जो है आपकी नियुक्ति होती है। तो इसके लिए जो है आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। L1 क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है? फिर अब हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चनायर है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे हम आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखते हैं क्या यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द चाइल्ड सर्वाइवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोजले एंड चेन चाइल्ड सर्वाइवल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसमें आपको जब हम पढ़ाए थे मोजले और चेन का फ्रेमवर्क, तो इसमें आपको बताया गया था कि एज, पैरिटी एंड बर्थ इंटरवल, ये तीनों चीजें जो है मतलब मोजले का जो फ्रेमवर्क है इसमें शामिल है, एजुकेशन शामिल नहीं है। ठीक है, जब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एक ऑप्शन गलत हो गया तो उसको विकल्प से हटा दीजिए, बी जहां जहां है उसको हटा दीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा-सा आंसर जो है लगाने में आसानी होती है। तो ये चीज़ अगर आपको ज्ञात हो जाए, ये चीज़ आपको अगर पता हो जाए, मतलब आपको ये पता चल जाए कि ये जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन कन्फर्म नहीं है, तो उसके माध्यम से थोड़ा-सा आंसर टिक करना आसान हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे मोज़ले और चेन का जो फ्रेमवर्क था, उसमें जो है ये बताया गया था कि एज, पैरिटी एंड बर्थ इंटरवल फ्रेमवर्क में शामिल है, बाकी एजुकेशन शामिल नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि द चाइल्ड सर्वाइवल फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय डब्ल्यू हेनरी मोज़ले एंड लिंकॉन सी चेन इन 1984। ठीक है, among the maternal factor directly affecting the child survival, एज, एज जो है मतलब महिलाओं की उम्र, माताओं की उम्र, जो मदर्स हैं उनकी उम्र जो है प्रभावित करती है। कैसे? वेरी यंग एंड ओल्डर मदर्स हैव हायर रिस्क बर्थ। ठीक है, मतलब जैसे जो कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सॉरी, कम उम्र की जो बच्चियां हैं, जैसे मतलब 16-18 साल के पहले की जो बच्चियां हैं, उनकी अगर शादी हो जाती है तो उनमें जो प्रेगनेंसी होती है, उनमें जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के सर्वाइवल का रिस्क एक रहता है हमेशा कि उनके सर्वाइवल के चांसेस थोड़े से अन्य बच्चों की तुलना में कम होते हैं। या फिर वेरी ओल्ड एज में अगर मदर जो है वेरी ओल्ड एज का मतलब क्या हो गया कि लगभग 40 प्लस में अगर जो है मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 40 प्लस में अगर कोई महिला जो है बच्चे को जन्म दे रही है तो उस बच्चे के भी सर्वाइवल के जो है यहाँ पे रिस्क रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो इसमें ऑप्शन है पैरिटी है। पैरिटी में क्या है कि पैरिटी में हाई बर्थ ऑर्डर इंक्रीजेस मोर्टेलिटी रिस्क, अधिक जन्म क्रम से मृत्यु का जोखिम बढ़ता है। ठीक है, मतलब हायर बर्थ का ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कई बच्चे हों, एक महिला के कई बच्चे हों, 2 3 4 इस तरीके से, तो उसमें भी जो है जो बच्चे लास्ट में होते हैं तो उनके जो है यहाँ पे सर्वाइवल का रिस्क रहता है। फिर बर्थ इंटरवल, शॉर्ट बर्थ इंटरवल इंक्रीजेस रिस्क, तो कम जन्म अंतराल, जैसे मान लीजिए एक प्रेगनेंसी और दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में अगर डिफरेंस कम है, तभी ही वहां पे बच्चे के सर्वाइवल का जो है प्रश्न मतलब वहां पे रिस्क रहता है। और एजुकेशन यहाँ पे शामिल नहीं है, ये एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, ना कि बायोलॉजिकल। ठीक है,
सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इसमें यहाँ पे जो चीजें दी गई हो बायोलॉजिकल फैक्टर के रूप में पूछी गई हैं। सोशियो इकोनॉमिक में क्या है कि अगर महिला पढ़ी लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कम एज में या फिर अधिक उम्र में जो है प्रेगनेंसी नहीं अवॉइड करेंगे। पैरिटी जो है, पैरिटी मतलब क्या है कि जो बर्थ ऑर्डर है ये भी अवॉइड किया जाएगा और बर्थ इंटरवल भी जो है थोड़ा सा उसको इंक्रीज करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कमेटी इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारे पास यहाँ पे 4 कमेटियाँ दी गई हैं, इन 4 कमेटियों में सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे जो कमेटी का गठन हुआ था, ये कमेटी जो थी ये भोरे कमेटी थी। ठीक है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भोरे कमेटी थी, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मुदलियार कमेटी थी, पहले स्थान पे ये था, दूसरे स्थान पे ये था, तीसरे स्थान पे चड्ढा कमेटी थी और चौथे स्थान पे करतार सिंह कमेटी थी। ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है, पहला ऑप्शन इसका रहेगा आंसर। और यहाँ पे इसके करेक्शन सॉरी एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। तो भोरे कमेटी 1943 में लेड फाउंडेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पे भोरे कमेटी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की नींव रखी जो है, मतलब यहाँ पे पहली बार किसी कमेटी का स्वास्थ्य के पर्पज पे सॉरी स्वास्थ्य के मैटर पे इसका गठन हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद मुदलियार जो कमेटी है इसमें क्या है 1959 में ये कमेटी का गठन होता है। फिर चड्ढा कमेटी 1963 में और करतार सिंह कमेटी 1973 में। ये चीजें आपको सब्जेक्ट वाले पोर्शन में पढ़ाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि किस कमेटी में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द सेक्स रेशियो एट बर्थ अकॉर्डिंग टू एसआरएस 2021। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पर देखेंगे तो जो वैसे नॉर्मली जो है मतलब यहाँ पे जो हरियाणा है हमारा इसका जो है मतलब देखा जाए तो सेक्स रेशियो हमेशा खराब रहता है। लेकिन इस बार जब 2000 मतलब इसका 21 का जो एसआरएस बुलेटिन आया, एसआरएस बुलेटिन में सबसे अधिक जो इसमें देखा जाए तो 1 सेकंड, 1 सेकंड, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसमें क्या है कि सबसे कम वाला पहले रहेगा, सबसे जो है मतलब अधिक वाला बाद में रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास सबसे कम जो है हरियाणा का था। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा इसमें। हाँ, ऑप्शन 3 है, बी है, बी है। ठीक है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है, उसमें थोड़ा सा कुछ ऑप्शंस गलत लिखे हैं। तो हरियाणा सबसे कम था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो महाराष्ट्र था, फिर महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर देखेंगे गुजरात था, फिर उसके बाद पंजाब था। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो हमारे पास दिए गए हैं, इन ऑप्शन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वहाँ पे हरियाणा ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया हुआ है। हरियाणा ने नॉर्मली क्या होता है हरियाणा में कि जो हरियाणा हमारा है वो सेक्स रेशियो के मामले में या फिर महिलाओं के फ्रीडम के मामले में या कई चीजों में जो है महिलाओं से संबंधित जब भी चीजें आती हैं तो उसमें कई जगहों पे इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी जो है मतलब खराब रहा है, मतलब इसके डेटा जो है अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अन्य जो चीजें हैं हमारे पास अगर इसमें देखा जाए तो इस बार के जो है मतलब एसआरएस बुलेटिन में ये डेटा सामने आया है कि हरियाणा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है। अगला यहाँ पे देखेंगे, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन है तो इसमें हरियाणा का देखेंगे तो 924 है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 922 यहाँ पे महाराष्ट्र का है। फिर उसके बाद गुजरात का है और फिर उसके बाद गुजरात का शायद डेटा गलत लिखा गया है क्योंकि महाराष्ट्र 923 गुजरात का एक बार थोड़ा सा डेटा चेक करिएगा और जब हम पीडीएफ देंगे तो इसमें जो है हम इसको चेंज कर देंगे। तो इसमें यहाँ पे पहले बी है, फिर डी है, डी के बाद सी, सी मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो ये 922 से ऊपर होना चाहिए था समथिंग कुछ। और यहाँ पे ये पंजाब का। तो ये डेटा दो डेटा थोड़ा सा चेक करिएगा आप लोग भी, हम इसको जो है मतलब कोशिश ये करेंगे कि इसको हम चेक करेंगे खुद ही। ठीक है, इसको हम लिख ले रहे हैं, इसको चेक करके हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जो भी यहाँ पे मतलब अभी के लिए जो मतलब यहाँ पे इसका आंसर है हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। ये सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस मतलब सही है, सीक्वेंस गलत नहीं है। बस यहाँ पे ये दो डेटा जो यहाँ लिखे गए हैं ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है।
हो सकता है सही हो सकता है गलत है। अगर ये सही होगा तब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस मतलब थोड़ा-सा इसमें आगे-पीछे होगा फिर, ठीक है? चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है? तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के केस में एक 1 साल की एट एज 1 का मतलब क्या हो गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में यहाँ पे इसको जो है अ, कौन सा इसमें कथन जो है सही है? इंक्लूड मोर्टेलिटी ऑफ ऑल द पॉपुलेशन को काहे इंक्लूड करेंगे भाई? ठीक है, ऑल द पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एट 1 की बात कर रहा है, एट 1 एज। तो 1 साल के बच्चों का देखेंगे ना, पूरी आबादी को यहाँ पे देखने की आवश्यकता नहीं होती। इंक्लूड एज स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ ऑल एज ग्रुप, फिर से ऑल एज ग्रुप, फिर से इंक्लूड मोर्बिडिटी, इंक्लूड बोथ मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन और एबव एज 1। तो एज 1 की बात कर रहा है तो एबव वाले की बात ही नहीं यहाँ पे होगी, ठीक है? ये भी ऑप्शन जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एक्सक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर के असर को शामिल नहीं करता है। एक्सक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाँ इन्फेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो बच्चे हैं 1 साल से ऊपर वाले जो होते हैं उनको यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी को यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है? हाँ, तो इसमें इन्फेंट्स को शामिल नहीं किया जाता। इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 का मतलब क्या है कि द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव आफ्टर सर्वाइविंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है? 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है पहले वर्ष तक जीवित रहने के बाद औसतन कितने वर्ष और जीवित रहने की संभावना है, ठीक? इसमें क्या है कि सिंस द पर्सन हैज ऑलरेडी सर्वाइव्ड इन्फेंसी, तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी इज एक्सक्लूडेड। और इसमें क्या है कि फिर इसमें ओनली मोर्टेलिटी फ्रॉम एज 1 ऑनवर्ड इज कंसीडर्ड, ठीक है? क्योंकि व्यक्ति शिशु अवस्था पार कर चुका होता है और इसलिए शिशु मृत्यु दर का प्रभाव इसमें शामिल नहीं होता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एट एज 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 साल से आगे जीवित रहने की संभावना, अगर ये 1 ईयर एज है तो इसके आगे जीवित रहने की संभावना जो होती है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये 0 है, 0 से यहाँ पे एज 1 है, तो इस बीच के लोगों को, क्योंकि ये एज ग्रुप इन्होंने पार कर लिया हुआ है, एज ग्रुप पार कर लिया हो तो इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम आगे की देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फेंट मतलब 0 से 1 ईयर की जो एज है उसको यहाँ पे फिर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे पूछेंगे आप लोग कि यहाँ पे जो ऑप्शन ये है तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मोर्बिडिटी लिखा गया है, इसलिए ये आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है मोर्टेलिटी कंसीडर्ड होगी 1 एज के बाद, लेकिन मोर्बिडिटी नहीं, मोर्टेलिटी कंसीडर होगी, मोर्बिडिटी नहीं, ठीक है? मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? बीमारी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस रिकॉग्नाइज्ड फैमिली प्लानिंग एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो ये जो तेहरान यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी, इसमें इसको जो है मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट के रूप में कंसीडर किया गया था कि तेहरान में जब यहाँ पे ये वार्ता हुई थी 1968 के दशक में, तो 1968 में ये बताया गया था वहां पे वो उसको फंडामेंटल राइट के रूप में फैमिली प्लानिंग को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है? और तेहरान, ठीक है, द रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली प्लानिंग एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट वाज मेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट, फिर इसमें हेल्ड इन तेहरान 1968। इट डिक्लेयर्ड में इसमें इसके डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि पेरेंट हैव ए बेसिक ह्यूमन राइट टू डिटरमाइन फ्रीली एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबली द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ देयर चिल्ड्रेन। तो 1968 के तेहरान सम्मेलन में यह घोषित किया गया कि माता पिता को यह मूल मानव अधिकार है कि वे अपने बच्चों की संख्या और अंतराल का निर्णय स्वतंत्र रूप से कर सकें, ठीक है? अदर ऑप्शंस गलत क्या है कि मैक्सिको में जो सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, उसमें क्या कहा गया था कि फोकस किया गया था पॉपुलेशन पॉलिसी पे,
फिर उसके बाद अल्मा आटा में जो यहाँ पे 78 में जो हुआ था, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस किया गया था। कायरो में क्या हुआ था, कायरो जो है मिस्र जो इजिप्ट है उसकी राजधानी है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स एक्सपेंशन बट ओरिजिनल रिकॉग्निशन वाज इन तेहरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो तेहरान में बातें हुई थी उसी का यहाँ पे रिकॉग्निशन 1994 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैचिंग करना है, दो लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को यहाँ पे आपको मैच करना है। और मैच करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम है ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, ये कब शुरू हुआ था, तो ये देखेंगे 1978 में था। ठीक है, 1978 में, हाँ ठीक है, 1978 में रीनेमिंग द फैमिली प्लानिंग टू फैमिली वेलफेयर, तो इसका नाम कब बदला गया था, तो ये चीजें भी यहाँ पे देख लेंगे, 1977 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग क्रिएटेड एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग था, इसका जो है मतलब एक मंत्रालय के रूप में इसका गठन किया गया। इसका गठन जो है वो 1961 में किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे टारगेट फ्री अप्रोच, ये एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो ए में दो और बी में एक, एक सेकंड, ए में दो, एक सेकंड यार, 1977 में इसका जो है, ओहो एक सेकंड यार, थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गए हैं। ऑप्शन गलत कैसे हुए हैं, एक्सपेंडेड जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है 1978 का था, जो रिनेम किया गया था ये 1977 में किया गया था। ठीक है, 77 में किया गया था। और फिर से इसका बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग है, इसको जो है मंत्रालय के रूप में गठित किया गया था 1961 में, 1961 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है तो जो टारगेट फ्री अप्रोच है, टारगेट फ्री अप्रोच 1996 में जो है यहाँ पे इसको दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। टारगेट फ्री अप्रोच जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये भारत सरकार का जो 1992 का एक प्लान था, जिसमें महिलाओं को जो है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब चाइल्ड और इन्फेंट और जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी उसको कम करने का जो टारगेट था, उसी टारगेट के रूप में इसको जो है आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, ये रिवीजन क्लास, अभी चूंकि ये पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेन करेंगे, तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे भी 1.5 घंटे के आसपास पहुंच जाती है क्लास। तो जब हम इसको रिवीजन क्लास के रूप में आएंगे तो ये सारी चीजें फिर से हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, जून 2026 के लिए। चलिए, एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है ये 1978 में था। इंडिया लॉन्चेस ईपीआई एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है 1978 में इसको भारत में लागू किया गया था। रिनेम किया गया था फैमिली प्लानिंग टू फैमिली वेलफेयर 1977 में, और इसको फैमिली प्लानिंग वाज ऑफिशियली चेंज टू फैमिली वेलफेयर। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग क्रिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी प्रेजेंट टाइम में इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसका गठन जो है 1961 में किया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद टारगेट फ्री अप्रोच क्या है, तो 1996 में जो है यहाँ पे इसको जो है टारगेट फ्री अप्रोच के रूप में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज द हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 डिक्लेयर्ड, डिक्लेरेशन मेड। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ये डिक्लेरेशन था, ये पहला ही ऑप्शन सही है इसका, अल्मा आटा जो डिक्लेरेशन था, इसमें जो है यहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पर जो सन 2000 तक ध्यान में रखिएगा, सन 2000 तक, एक सेकंड हम बता रहे हैं, एक सेकंड, सन 2000 तक 1978 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1978 में, सॉरी, 1978 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बताया गया था कि सन 2000 तक हम सभी को, जितने भी विश्व के लोग हैं, उनको हम एक टारगेट रखेंगे कि उनको स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य की घोषणा, मतलब सभी उनको जो है मतलब स्वास्थ्य लाभ से जो है मतलब एक तरीके से उनको वंचित ना होने की स्थिति हमें उत्पन्न करना है। मतलब क्या कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ठीक है,
तो ये चीज़ें यहाँ पे 1978 में इसका डिक्लेरेशन किया गया था, 2000 तक जो मतलब इसको टारगेट रखा गया था, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे आज भी ऐसे मतलब बहुत सारे अभी एसआरएस का और एनएफएसएस का जब डेटा आता है, तो उसमें स्पष्ट दिया जाता है कि बहुत सारे डिलीवरीज ऐसी हैं भारत में आज भी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है, मतलब जो है गाँव में या फिर एक एक तरीके से घर पे ही जो है मतलब वो डिलीवरी कराई जाती है, ठीक है? अभी भी आज की डेट में हम बता रहे हैं। अभी एनएफएसएस का और एसआरएस का जब डेटा पढ़ाएँगे तो बताएँगे उसमें, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे द स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 वाज़ डिक्लेयर्ड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर हेल्ड इन 1978 इन अल्मा-आटा, कजाकिस्तान, ठीक है? कजाकिस्तान का एक शहर है ये। और इसमें कॉन्फ्रेंस में एम्फसाइज क्या किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर को, यूनिवर्सल एक्सेस को और इक्विटी को। अगला क्वेश्चन है, फिर से लिस्ट है, मैच कराना है। तो यहाँ पे आईसीडीएस, जेएसवाई और आरएमएनए सीएच प्लस एन और एनवीबी डीसीपी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आईसीडीएस, आईसीडीएस जब इसको लागू किया गया था तो आईसीडीएस जो हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम था, ये चाइल्ड डेवलपमेंट से था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का एक उपज है मिड डे मील योजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर यहाँ पे कहीं यहाँ पे देखेंगे तो मैटरनल रिप्रोडक्टिव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मलेरिया कंट्रोल और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मिड डे मील योजना के तहत मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन एंड मदर्स, तो इसके लिए यहाँ पे आईसीडीएस स्कीम जो है यहाँ पे शुरू की गई थी। जीएसवाई जो स्कीम है यहाँ पर देखेंगे तो जीएसवाई जो स्कीम है यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात हुई थी, जननी सुरक्षा योजना। इसमें जो है यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना मतलब एक सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। तो इसमें क्या किया गया था कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए में जो है यहाँ पे मैटरनल हेल्थ की बात होगी, तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, यहाँ पे आईसीडीएस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैटरनल हेल्थ पे जो है यहाँ पे बातें हुई थी, तो यहाँ पर ये जो है ए में 3 रहेगा, बी में 4 रहेगा, जननी सुरक्षा योजना में क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज को यहाँ पे कंट्रोल करने की बात की गई थी, सी में 1 रहेगा आरएमएन सीएच प्लस मतलब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की गई थी। और ध्यान में रखिएगा इसी जो स्कीम है अभी आगे एक्सप्लेनेशन बताते हैं, इसी स्कीम का जो है मतलब यहाँ पे आउटपुट था मिड डे मील योजना, ठीक है। फिर एनबीबी डीसीपी, तो ये क्या था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है आईसीडीएस, आईसीडीएस में क्या था कि मिड डे मील योजना, आईसीडीएस का मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा स्कीम हमने बोल दिया था, सर्विसेज है, फोकस ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विसेज, ठीक है, बच्चों के पोषण और पूरक आहार सेवाओं से जुड़ा हुआ था। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशन सपोर्टेड न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है मिड डे मील टाइप इंटरवेंशन थ्रू टेक्निकली एमडीएम इज सेपरेटेड स्कीम, ठीक है। एग्जाम मैचिंग लिंक आईसीडीएस विथ न्यूट्रिशन, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जीएसवाई क्या है, जीएसवाई क्या है यहाँ पे देखेंगे जननी सुरक्षा योजना, इसकी इसके में क्या किया गया था, इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात किया गया था। आरएमएनए सीएच प्लस, इसमें क्या है मैटरनल हेल्थ की बात की गई थी, और ये स्टैंड फॉर जो ये आरएमएनए सीएच प्लस एन है, इसमें स्टैंड क्या है करता है ये रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न एडोलसेंट एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। एनवीबी डीसीपी में क्या हुआ था, मलेरिया कंट्रोल की बात की गई थी। और एनवीबी डीसीपी मतलब इसमें क्या है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था इसके माध्यम से, ठीक है, जिसमें टारगेट किया गया था कि मलेरिया और अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज को यहाँ पे कैसे जो है मतलब यहाँ पे अदर डिजीज को यहाँ पे ठीक किया जाए या कम किया जाए उसको। फिर यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 इसको मिलाना है। तो L0 क्या होता है, रेडिक्स होता है, TX क्या होता है, अच्छा NDX क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ बिटवीन एज x टू x प्लस n, ठीक है। तो ए में
1 और सी में 3, 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन तो यहाँ पे मिल गया। ईएक्स क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, पर्सन ईयर लिव्ड हो जाएगा टीएक्स, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है? ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फिर से यहाँ पर देखेंगे तो एक लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट को इसको मिलाना है। तो इस लिस्ट को मिलाना है तो इसमें देखेंगे तो टोडेरो ने क्या किया था? टोडेरो ने किया था कि रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है इसकी जो व्याख्या है या इस पे जो एक तरीके से कहा जाए जो थियरी है, इन्होंने रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की यहाँ पे बात की थी, ठीक है? तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, अच्छा ये ऑप्शन ऐसे ही लग गया है, ठीक है, ठीक है। जेलेंस्की ने क्या किया था? मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल दिया था। फिर यहाँ पे स्टफर जो है यहाँ पे इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल दिया था। और लेविस फी रेनिस जो हैं इन्होंने डिओ सेक्टोरल मॉडल दिया था। तो ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। हाँ ठीक है, तो तीसरा ही ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन क्या है? एग्जाम में यहाँ पे लिखा गया था, ये पहले स्थान पे लिखा गया था, बाकी उसके नीचे थे। तो ये क्या है कि जब आंसर लिखा गया तो उसमें जिनको टाइप करने के लिए दिया गया था उसमें ऐसे बना दिया गया था, तो उन्होंने टाइप ऐसे कर दिया, डायरेक्ट आंसर लगा दिया, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दिया, ठीक है? काश ऐसा हो जाए आप लोगों के साथ। तो टोडेरो ने यहाँ पे क्या किया था? टोडेरो मतलब इनको याद करने का हम ट्रिक बता दे रहे हैं। टोडेरो मतलब एक तरीके से जो यूपी में बोला जाता है टहलना। टोडेरो मतलब एक तरीके से कहते नहीं कि हमारे यहाँ कहावत है कि वो टिड्डा जो होता है, टिड्डा मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में नहीं याद आ रहा है। तो उसको उसकी तरह से मतलब कीट पतंगों की तरह लहरा के चलने को जो है मतलब एक तरीके से टिड्डे से जोड़ के देखा जाता है हम लोग यहाँ। तो उसमें टोडेरो से हमने उससे याद किया हुआ है। टोडेरो मतलब माइग्रेशन एक तरीके का चलना, मतलब क्या है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन थियरी, ठीक है? माइकल टोडेरो ने इसको प्रपोज किया था। जेलेंस्की अभी एक जो है मतलब वहाँ पे यूक्रेन के जेलेंस्की देखेंगे तो वो भी ये यूक्रेन वाले नहीं हैं, ध्यान में रखना। यूक्रेन के जेलेंस्की जो हैं वो जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, वो जो है मतलब अलग हैं। तो ये जेलेंस्की जो है ये मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल दिए थे और इसको यहाँ पे इन्हीं वाले जेलेंस्की से याद किया जा सकता है, क्योंकि ये जब इनके ऊपर रसिया ने आक्रमण किया है जब से, ये हर जगह यूरोप में भाग-भाग के हर जगह से हथियार माँग रहे हैं। कभी ये ब्रिटेन जाएँगे, कभी अमेरिका जाएँगे, कभी इज़राइल जाएँगे, कभी अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी वहाँ वहाँ पे जाएँगे। हर आदमी से इस समय हथियार माँग रहे हैं, मतलब क्या मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी, भाग रहे हैं। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक तरीके से इनकी मोबिलिटी जो है यहाँ पे अगर यूक्रेन का कंट्री है तो वो हर जगह है, चारों तरफ भाग रहे हैं। तो इनसे याद रख सकते हैं मोबिलिटी इनका ट्रांजिशन फेज में है, अभी इनका कोई मतलब भविष्य फिक्स नहीं है कि इनका क्या होगा, ठीक है? तो ऐसे ही इनको याद रखिएगा। फिर स्टोफर है, स्टोफर में क्या है कि यहाँ पे इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल इन्होंने सैमुअल स्टोफर ने दिया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर लेविस भी रेनिस ने क्या दिया था? डुअल सेक्टोरल मॉडल। तो ये ध्यान में रखिएगा, कई नाम में इसमें लिखा गया था, हर चीज एक तरीके से याद रखिए कि कई कई बार लिखी गई है, मतलब डुअल है, ठीक है? अगला है चाइल्ड मोर्टेलिटी रिफर्स टू द डेथ ड्यूरिंग। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है 1 से 4 साल के बच्चों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। 0 से 1 वाले इन्फेंट होते हैं, चाइल्ड नहीं होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 4 ईयर, ठीक है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रिफर्स टू द स्पेसिफिक डेथ अकरिंग बिटवीन एज 1 टू 4, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी 0 से 1 ईयर होती है, अंडर 5 में 0 से 5, ध्यान में रखिएगा अंडर 5 बात हो गई। और फिर उसके बाद चाइल्ड क्या है? 1 से 4 ईयर्स तक, ठीक है? तो चाइल्ड, इन्फेंट और अंडर 5 मोर्टेलिटी एक तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है, ठीक है? अगला है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज प्राइमेट सिटी। ध्यान में रखिएगा प्राइमेट सिटी के लिए आपको बताया गया था कि एक ऐसा एरिया या एक ऐसा राज्य, देश, कुछ भी जिसमें केवल एक स्थान ऐसा हो जहां से उसकी पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, कल्चरल, इस तरीके से जो बड़ी घटनाएं हैं वो एक ही स्थान से सारी ऑपरेट हो रही हूँ। तो इस तरीके से जो भी शहर उस स्थान पर रहेगा उसको हम कहेंगे प्राइमेट सिटी है, ठीक है? मतलब एक ऐसा स्थान जहां से इकोनॉमिक, कल्चरल, जो पॉलिटिकल
और जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं या जितनी भी बड़ी गतिविधियां हैं किसी देश को संचालित करने के लिए, जो एक स्थान से उनका डिसीजन होता है या एक स्थान पे वो पाई जाती हैं, उस शहर को हम प्राइमेट सिटी कहते हैं। ठीक है। तो जैसे भारत के पास, इंडिया के पास कोई प्राइमेट सिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में देखेंगे, भारत में अगर देखा जाए, एक सेकंड, ये मान लेते हैं भारत का मैप है थोड़ा सा, तो इसमें यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए कुछ ऐसे, मान लीजिए भारत का मैप है और ये जो है यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली है, तो दिल्ली में देखेंगे तो केवल राजनीतिक गतिविधियां होती हैं भारत की। जो इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं वो मुंबई से संचालित होती हैं। ठीक है। और कल्चरल का तो कोई फिक्स ही नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी भारत की कोई एक है ही नहीं। आदिवासियों में देखेंगे तो उनका अलग कल्चर है, हिंदुओं में देखेंगे उनका अलग कल्चर है, और मुस्लिमों में अलग कल्चर है। और उसमें भी हिंदुओं में देखेंगे तो अलग अलग, तमिलनाडु के हिंदू कुछ अपना अलग तरीके से भगवान को सेलिब्रेट करते हैं। वहां पे जो भगवान है, भगवान अयप्पा। इधर के लोग, नॉर्थ के लोग, उसमें भगवान राम को, विष्णु को इस तरीके से जो है मतलब पूजते हैं। और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में देखेंगे, बौद्ध धर्म में ज्यादातर लोग या तो उत्तराखंड में निवास करते हैं या फिर जो है मतलब लद्दाख वगैरह वाले एरिया में, तो उनका, या फिर इधर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी काफी है। ईसाइयों में देखेंगे तो ईसाइयों का कोई मतलब फिक्स स्थान भारत में है ही नहीं। तो कल्चरल एक्टिविटी भारत में कहीं फिक्स है ही नहीं। हर हर एरिया एरिया बदलने के साथ कल्चर उनका चेंज हो जाता है। इसलिए भारत के पास कोई प्राइमेट सिटी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद। यहाँ पे तो अहमदाबाद देखेंगे तो जो यहाँ पे अहमदाबाद है, वहां पर जो है ज्यादातर एक्टिविटीज यहाँ पे अहमदाबाद में सारी चीजें, लगभग लगभग सारी चीजें होती हैं। बस उनकी राजधानी जो है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। ठीक है। तो इसलिए गुजरात को यहाँ पे, अहमदाबाद को कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक प्राइवेट सिटी के रूप में काम करता है। ठीक है, एक प्राइवेट सिटी के रूप में काम करता है। बस इनकी थोड़ी बहुत कुछ चीजें जो है गांधीनगर से होती हैं, बाकी ज्यादातर मैक्सिमम चीजें जो है गुजरात की यहीं से कंट्रोल होती हैं, अहमदाबाद से। फिर उसके बाद अहमदाबाद में देखेंगे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, मतलब उसका इसरो का भी है। इसरो का एक जो है मतलब यहाँ पे सैटेलाइट शायद कंट्रोलिंग सेंटर, ऐसे कोई कोई सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, अहमदाबाद में है। सोचिए इसरो यहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर बंगलोर में है। उड़ाते जो वो प्लेन वगैरह, सॉरी उनके जो रॉकेट्स हैं, वो उड़ाने का काम जो है मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उसके सीमा पे क्या बोलते हैं उसको, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है उससे होता है। और फिर उसके बाद अभी एक तमिलनाडु के पास जो है एक कौन सा जिला है, उसमें याद नहीं आ रहा है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। तमिलनाडु में एक जिला है, वहां से जो है मतलब रॉकेट उड़ाने का काम होगा। लेकिन सैटेलाइट जो होती है उसकी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है। कुछ सेंटर इसके जो है दिल्ली में, लखनऊ में, इस तरीके से भी अलग अलग जगहों पे भी हैं। तो इसमें जो है मतलब यहाँ पर देखेंगे, हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे गुजरात में जो है ज्यादातर एक्टिविटीज होती हैं। गुजरात में अगर यहाँ पे अहमदाबाद देखेंगे, अहमदाबाद, तो यहाँ पे प्राइमेट सिटी का काम करेगा। कर्नाटक में देखेंगे तो बंगलुरु है। बंगलुरु, कर्नाटक में बंगलुरु राजधानी भी है। पॉलिटिकल, कल्चरल, आईटी, हर चीज के लिए वहां पे काम होता है। तो इसलिए कर्नाटक में बंगलुरु को भी जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्राइमेट सिटी है। मेघालय में देखेंगे, मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, शिलोंग, यहाँ पे भी ये प्राइवेट सिटी का काम करता है। हरियाणा का जो मतलब यहाँ पे देखेंगे तो चंडीगढ़ राजधानी है, चंडीगढ़। लेकिन ये जो है प्राइवेट सिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो मतलब यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा में देखेंगे तो पानीपत, सोनीपत और इस तरीके से जो और भी एरियाज हैं, जैसे पानीपत देखेंगे, सोनीपत देखेंगे, तो वहां पे जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, कल्चरल मतलब उनका अलग हो जाता है। चंडीगढ़ जो है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल वो भी पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए कॉमन है। मतलब हरियाणा के लिए, मतलब उस स्टेट के लिए, उस देश के लिए कोई एक फिक्स स्थान होना चाहिए जहां से उसकी सारी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही है, तो उसको प्राइमेट सिटी कहा जाता है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि प्राइमेट सिटी एक ऐसा शहर होता है जहां से लार्ज, प्रोपोर्शनली लार्जर देन सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट एंड डोमिनेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो है चीजों को डोमिनेट कर रहा हो। ठीक है। इसका कंसेप्ट मार्क जेफरसन ने दिया था, ध्यान में रखिएगा, जेफरसन ने दिया था। जेफरसन पूछा भी गया है, कई कई बार पूछा गया है कि एम जेफरसन ने क्या यहाँ पे मतलब इसका जेफरी और रेफरी से हमने एक कंसेप्ट भी बताया था। जेफरी,
जेफरी को ना पढ़ के रेफरी पढ़िए, ठीक है, रेफरी क्रिकेट का, तो वही सर्वे सर्वा होता है। तो यहाँ पे प्राइमेट सिटी जो है वो क्या है, सर्वे सर्वा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे गुजरात में देखेंगे तो अहमदाबाद जो है डोमिनेट करता है अर्बन हायरार्की को एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला है हरियाणा में यहाँ पे कोई सिंगल सिटी ऐसी नहीं है जो डोमिनेट करे, क्योंकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और यहाँ पे पानीपत इस तरीके से अदर सिटीज हैं चंडीगढ़ के अलावा, जो मतलब इन चीजों मतलब कल्चरल और अन्य एक्टिविटीज को डोमिनेट करती हैं। कर्नाटक में बंगलुरु है, बंगलुरु जो है यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से देखेंगे तो एकमात्र शहर है कर्नाटक का जो डोमिनेट करता है, इसलिए प्राइमेट सिटी होगा। और यहाँ पर शिलोंग ऐसा काम करता है मेघालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो कैंडल्स जो ताऊ हैं, इनको ताऊ से ही हम पढ़ते हैं, इज अनदर नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन एंड इट शुड बी यूज्ड रेदर देन स्पीयरमैन कोफिशिएंट व्हेन यू हैव। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास एक तरीके से देखें, अगर हमारे पास जब टाइड रैंक की संख्या अधिक हो जाए, ठीक है, टाइड रैंक की संख्या अधिक हो जाए और डेटा स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में हम ताऊ को बुलाते हैं। जैसे ताऊ हम इस तरीके से याद रखते हैं कि जब घर में छोटे छोटे बच्चे अधिक हो जाएं, मतलब उनकी संख्या अधिक हो जाए, जैसे पुराने समय में क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि बड़े भाई के, छोटे भाई के ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे हो गए, तो वो किसके कंधे पे बैठे रहते थे, कंधे पे यहाँ पे चढ़ के, ज्यादातर ताऊ के, ताऊ या चाचा जो भी कहिए, तो वो या बड़े पापा जिसको जो भी कहिए, तो उन्हीं के कंधे पे चढ़ के बैठे रहते थे। तो वहां पर क्या है, कॉमन चीजें मिल जाती थी, टाइड चीजें मिल जाती थी। हम इनको इसी तरीके से याद रखते हैं ताऊ को, कि स्मॉल डेटा हो और विथ लार्ज नंबर ऑफ टाइड रैंक हो, तो उस केस में हम ताऊ वाली स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं। ताऊ का जो मतलब यहाँ पे इन्होंने एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक के लिए केवल है, कि कोई इस पे कमेंट और या इस तरीके की चीजें यहाँ पे नहीं इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ताऊ का मतलब क्या हो गया, कि इस जब छोटे छोटे बच्चे हों और वो टाइड हो मतलब एक तरीके से कॉमन चीजों पे लड़ रहे हों, कि हमको बिस्किट एक पैकेट लाया गया तो उसमें 4 बच्चे आपस में लड़ रहे हों, तो ताऊ उसमें समझौता करा रहे हो, तो यही टाइड रैंक है। टाइड रैंक के माध्यम से जो है यहाँ पे ताऊ ने इन झगड़ों को समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। चलिए, ताऊ की आत्मा कहीं देख रही होगी तो हमको बहुत गाली देगी। तो चलिए, कैंडल्स ताऊ इज ए नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन द कंकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सहमति और असहमति के जो युग्म है उस पर आधारित होता है, और ये प्रेफर करता है इसको, इट प्रेफर्स ओवर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन व्हेन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का अगला स्टेप जो है यहाँ पे ताऊ थे, और यहाँ पे इसमें सैंपल साइज जब स्मॉल हो और उसके बाद बहुत सारी इसमें टाइड रैंक हो, तो उस केस में हम यहाँ पे कैंडल जो ताऊ हैं, हैंडल्स टाइज बेटर एंड गिव्स मोर स्टेबल रिजल्ट इन स्मॉल सैंपल्स, ठीक है। तो इस केस में जो ताऊ हैं ये एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में अगर देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग का मतलब समझ रहे हैं कि वो मरने की जो संभावना है, तो मरने की संभावना जो होती है वो मेन की सबसे ज्यादा होती है, सॉरी, हाँ मेन की ज्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी जो है मेन की ज्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ वोमेन से, ठीक है। आप कुछ लोग इसको मजाक में कहते हैं कि महिलाएं जो है अन्यथा अन्यथा मजाक जो है, जो भी मतलब मियाँ बीवी का या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी कमेंटबाजी होती है वो अलग बात है। महिलाओं में जो मतलब यहाँ पे इनकी डेथ रेट कम होती है पुरुषों की तुलना में, इसलिए क्योंकि वो जो है मतलब उनकी जो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों पे, उन्होंने अगर पढ़ी लिखी महिला है तो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देती है, नाखून कटा है नहीं कटा है, आदमी को कोई पता नहीं रहता कि दाढ़ी बढ़ी है, दाढ़ी पक रही है, ये बाल पक रहा है, यहाँ नाखून बढ़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आदमी की जब फर्क नहीं पड़ता तो वो जल्दी निकल लेता है, यमराज भी जल्दी याद कर लेते हैं कि आजा भाई तुम्हारे जैसे आदमियों का ही काम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ज्यादातर देशों में यही है
कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आदमी की है, मैन की है, वो कम है इन विथ रिस्पेक्ट टू जो है वुमेन्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में क्या है कि मेल मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर देन फीमेल मोर्टेलिटी रेट्स। ठीक है, फिर दिस लीड्स टू लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर मेन, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट मोस्ट ऑल एज, एट मोस्ट जो है एज। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजन इंक्लूड क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं महिलाओं पुरुषों में। फिर उसके बाद रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल जो है हैजार्ड होता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर में क्या है कि आदमी को चढ़ा दो, चने के झाड़ पे चढ़ा दो तो रिस्क जरूर लेगा, लेकिन महिलाएं 4 बार सोच के पीछे हट जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कई बार रिस्क लेते लेते जो है मतलब ज्यादातर अभी बाइक से स्टंटिंग देखोगे तब तो महिलाएं भी करने लगी हैं इंस्टाग्राम पे, नहीं तो पुरुषों का स्टंटिंग का और ये सब चीजें जितने खतरनाक काम है दुनिया में वो पुरुषों के ही हिस्से में आते हैं, इसलिए शायद पुरुष जल्दी भी जो है मतलब निकल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि इंडोजेनस मॉर्टेलिटी इंक्लूड्स मॉर्टेलिटी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो इंडोजीनस, इंडोजीनस जो मोर्टेलिटी होती है इसमें आपको यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे इंडोजीनस जो मोर्टेलिटी है, इस मोर्टेलिटी में क्या होता है कि एक तरीके से ये ऐसी मोर्टेलिटी होती है जो इंटरनल या बायोलॉजिकल या डीजनरेटिव डिजीज के माध्यम से होती है। डीजनरेटिव डिजीज का मतलब जो लॉन्ग टर्म में होती है। ठीक है, तो उसमें लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया कि ये इन्फेक्शन और एक्सीडेंट ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, जैसे कैंसर हार्ट अटैक ये 2 बीमारियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म में होती हैं। तो सी और डी तो ऑप्शन सही है, मतलब सी और डी इसमें ठीक होगा। इंडोजेनस ये आपको बहुत अच्छे से बताया गया है वहां पे। इंडोजेनस में क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इंडोजेनस जो मोर्टेलिटी है ये रिफर करती है डेथ काज बाय इंटरनल बायोलॉजिकल और डीजनरेटिव फैक्टर्स। ठीक है, डीजनरेटिव फैक्टर्स, तो यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड किया जाता है हार्ट डिजीज और कैंसर। ठीक है, तो दीज आर डीजनरेटिव और इंटरनल काज, मतलब यहाँ पे जो आंतरिक या फिर अपक्षयी जो एक तरीके से कहा जाए, अपक्षयी मतलब डीजनरेटिव जो बीमारियां होती हैं जिसमें आदमी के बॉडी का एक तरीके से डिग्रेडेशन होने लगता है। इट इज नॉट इंक्लूड्स इन्फेक्शन या एक्सीडेंट, ये एक्सटर्नल काज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन एंड एक्सीडेंट आर कंसिडर्ड एज एक्सोजेनिक मॉर्टेलिटी बिकॉज दे आर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो डीजेनरेटिव में क्या है कि थोड़ा सा इसको मान लीजिए कि जिसमें बॉडी डिग्रेड करने लगे, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, आदमी को कोई क्रोनिक डिजीज है तो उसके भी माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं कुछ और बीमारियां जैसे मान लीजिए कि हाँ टीबी हो गई, टीबी में भी जो है मतलब एक तरीके से बॉडी डिग्रेड करती है, तो वो भी यहाँ पे जो है एक तरीके से इंडोजेनिक जो है मतलब एक कारण होगा। इंडोजेनिक मतलब आदमी अपने शरीर में अपने आंतरिक मतलब जो बॉडी है उसमें लंबे समय तक लिए टहल रहा है। ये इसको ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं आप लोग कि एक तरीका ये भी है कि जिसमें जो है मतलब आदमी उस शरीर बॉडी में उस बीमारी को धारण कर रहा है, तो इसको इंडोजेनिक केस कहेंगे। ठीक है, इंडोजेनिक में क्या है, हार्ट एक दिन में नहीं खराब होता, लंबे समय तक आप जो है मतलब उस तरीके के मतलब जो फैटी चीजें हैं उसको आप खाते रहिए, तब उस केस में जो है हार्ट होता है। कैंसर भी इस तरीके से है, टीबी वगैरह भी इस तरीके से है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि एजम्पशन ऑफ रेक्टेंगुलरिटी इज कंसीडर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। तो रेक्टेंगुलरिटी मतलब एक तरीके से कहा जाए इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर चीजें बने, तो रेक्टेंगुलर चीजें कहाँ पे बनती हैं, एक में देखेंगे विपल इंडेक्स में और इंडेक्स ऑफ एज प्रेफरेंस में। दो ऐसी जो है मतलब इंडेक्स हैं जिसमें रेक्टेंगुलरिटी को कंसीडर किया जाता है। रेक्टेंगुलरिटी का मतलब इनके ग्राफ में छोटा मोटा जो है रेक्टेंगल ऐसे बनता चला जाए। ठीक है, तो विपल में क्या है कि विपल में 0 से 5 तक जो है मतलब 0 या 5 के मल्टीप्लायर में चीजें चलती हैं। ठीक है, और मेयर्स में क्या है 0 से 9 तक सारे जो है डेटा यहाँ पे कंसीडर होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक सारे डेटा यहाँ पे कंसीडर होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको माना जाता है, इसको कहा जाता है ये रेक्टेंगुलरिटी को फॉलो नहीं करता या कंसीडर नहीं करता है। ठीक है, और इसी तरीके से एज सेक्स एक्यूरेसी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलरिटी रिफर्स टू द assumption दैट डेथ आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन एन एज इंटरवल। एक एज इंटरवल हो, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका ए टू बी के बीच में, ये कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है ये बनाता है इसका शेप। ठीक है,
तो यहाँ पर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरे-पूरे जो है मतलब लिमिट पे, ठीक है? तो ये 2 इसके जो है मतलब एज हीपिंग के जो 2 इंडेक्सेस होते हैं एक ये व्हिपल इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ एज प्रेफरेंस। ये जो होते हैं रेक्टेंगुलरिटी को कंसीडर करते हैं, अन्य नहीं, ठीक है? अगला है यहाँ पे कि व्हाइल टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है? एक्सेप्ट यस नॉट होता है व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ठीक है? एक्सेप्ट यस नॉट व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ये टाइप 2 एरर होती है, ठीक है? इसमें टाइप 1 एरर में क्या होता है? रिजेक्ट यस नॉट व्हेन इट इज ट्रू, और यहाँ पे एक्सेप्ट यस नॉट व्हेन इट इज नॉट ट्रू, व्हेन मतलब अदर दूसरी दूसरी जो हाइपोथेसिस है वो जो है मतलब यहाँ पे सही हो, ठीक है? तो उस केस में यहाँ पे इसको टाइप 2 एरर कह दिया जाता है। अगला है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। पेरीनेटल मोर्टेलिटी ध्यान में रखिएगा, पेरीनेटल इसके लिए आपको हम बताए भी थे कई बार कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी में क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे अर्ली नियोनेटल और लेट पोइटल डेथ, हाँ एक तरीके से, रुक जाइए, हाँ लेट पोइटल डेथ को भी जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, लेट नियोनेटल को नहीं कंसिडर करेंगे इसमें, क्योंकि पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी है, हाँ इसमें ए और बी है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, तो ए बी यहाँ पे चौथा ऑप्शन है। इसमें देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बता दे रहे हैं, पेरीनेटल जो मोर्टेलिटी होती है लेट पोइटल डेथ या स्टिल बर्थ जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और अर्ली नियोनेटल डेथ जो विद इन 7 डेज होती है, तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास मोर्टेलिटी है, जैसे मान लीजिए कि स्टिल बर्थ का मतलब जन्म से पहले, 0 एज पहुंचने से पहले इसकी डेथ हो जाए, तो ये हो गई स्टिल बर्थ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जन्म के 7 डेज, फिर इसके बाद 28 दिन, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लगभग जो है 1 साल तक कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको यहाँ पे हम लोग पेरीनेटल मोर्टेलिटी कहते हैं, और यहाँ पर जो अर्ली नियोनेटल है, अर्ली नियोनेटल का मतलब 7 दिन के अंदर जो डेथ हो रही है, लेट नियोनेटल का मतलब 7 से 28 दिन होता है, लेट नियोनेटल, ठीक है। तो इसको शामिल नहीं करते हैं, यहाँ पे पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो होती है वो इसको यहाँ वाले को हम कहते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नॉट इंक्लूड होता है लेट नियोनेटल और ऑल फोइटल डेथ, ठीक है। ऑल फोइटल डेथ का मतलब क्या हो गया कि जो मतलब प्रेगनेंसी के 6 महीने जस्ट बाद से, मतलब 28 वीक समथिंग कहते हैं, 28 वीक के बाद से और स्टिल बर्थ के पहले, मृत जन्म के पहले तक, उसको जो है हम वहाँ पे कहते हैं कि एक तरीके से इसको हम कहते हैं फोइटल डेथ और ऑल फोइटल डेथ, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द बर्थ रेट वुड बी हाई इन एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड मार्केट्स। तो यहाँ पे बर्थ रेट जो है हाई होते हैं अगर ये संस्थाएं और बाजार नहीं होते तो जन्म दर ज्यादा होती, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये बताइए कि हमें कौन सी ऐसी चीज है जिसके मतलब ना होने की स्थिति में, एब्सेंस में, इनके ना होने की स्थिति में जो है मतलब यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा होती, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो होलसेल जो मार्केट होती है, होलसेल मार्केट हो या ना हो इससे जन्म दर से क्या लेना देना है? नहीं एक सेकंड, कंज्यूमर मार्केट, अच्छा कुछ थियरीज थी, जैसे ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने जो अपनी थियरीज दी थी, ग्रीक फिलोसफर्स ने जो अपनी थियरीज दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्यादा हो, मतलब बर्थ रेट हमारा ज्यादा हो, इसके लिए इन्होंने मिलिट्री और अन्य जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बोला था, ठीक है। और इंडस्ट्रीज के लिए वर्कर और अन्य चीजों के लिए मतलब लेबर सप्लाई इस तरीके से चीजें कम ना पड़े, इसके लिए उन्होंने बोला था कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या हो गया, इनकी मार्केट का मतलब होलसेल और इंटरनल मार्केट हो गई, ठीक है। और अगर यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट और सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस मार्केट और सोशल सिक्योरिटी मतलब सी और डी दो चीजें नहीं होती, दो चीजें नहीं होती हैं, तो उस केस में यहाँ पर जन्म दर क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। कारण ये है कि जो इंश्योरेंस मार्केट होता है ना, इंश्योरेंस मार्केट एक तरह से कहा जाए तो चीजों को डिमोरलाइज करता है। जैसे आप अपना अकेले का इंश्योरेंस लीजिए तो प्रीमियम कम रहेगा,
वाइफ को ऐड कर दीजिए, प्रीमियम बढ़ जाएगा। बच्चों को, एक बच्चे को ऐड करिए, थोड़ा और प्रीमियम बढ़ जाएगा, और बच्चों को ऐड करिए, जैसे जैसे बच्चों की संख्या या माता पिता की संख्या, सॉरी संख्या कह रहे हैं, माता पिता को ऐड करते जाएंगे, माता पिता एक ही होंगे यार, माता पिता जो है जैसे ऐड कर जाएंगे या फैमिली में डिपेंडेंट्स की संख्या जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि डिमोरलाइज करता है चीजों को बर्थ रेट घटाने पे, ठीक है। और वही सेम चीज सोशल सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है, सी अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक इकोनॉमिक थियरीज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वेयर इंश्योरेंस मार्केट एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आर एब्सेंट, चाइल्ड एक्ट एज ओल्ड एज सिक्योरिटीज, बुढ़ापे का सहारा हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए बच्चे मतलब पैदा किए जाते हैं, फिर उसके बाद रिस्क इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। पुराने समय में देखेंगे तो हम आपके जो मतलब एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले जाएंगे तो पता लगा कितने भाई बहन हैं, 8 भाई बहन हैं, 10 भाई बहन हैं, 15 भाई बहन हैं। उसमें ये कहा जाता था कि 2 बाहर कमाएंगे, 2 यहाँ घर पे रहेंगे, 2 ठो जानवरों को देखेंगे, 2 जो है मतलब एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो इस तरीके से जॉइंट फैमिली थी और चलती रहती थी। एक आदमी इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, एक आदमी जो है घरेलू सपोर्ट दे रहा है, तो उससे फैमिली जो है जॉइंट फैमिली चलती रहती थी। और आज क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, पति पत्नी है, उनके माता पिता हैं या फिर एक दो बच्चे हैं, और उसमें जो वर्किंग एज वाला आदमी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उसकी डेथ हो जाए तो पूरी फैमिली जो है बर्बाद हो जाती है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट था उसमें एक दो आदमी की डेथ होने के बावजूद भी फैमिली सस्टेन करती थी, इसलिए पुराना सिस्टम ज्यादा सही था, ठीक है। तो उसको देखिएगा आप लोग जो है मतलब क्या था क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेसिक मतलब है कि जो मतलब चाइल्ड बर्थ रेट जो है ज्यादा इसलिए होते थे कि जो है वहाँ पे सोशल स्कीमें नहीं थी, सोशल सिक्योरिटीज नहीं थी। अब सोशल सिक्योरिटीज आ गई हैं, आपको आप अपनी जो है इंश्योरेंस ले रखे हैं, एक्सीडेंटल डेथ हुई 2 करोड़ 4 करोड़ बीबी को मिल गए या माता पिता को मिल गए, बच्चों को मिल गए, उनकी लाइफ जो है चल जाती है। तो इसलिए जो है एक तरीके से कहा जाए कि इकोनॉमिक जो इंश्योरेंस है या सोशल सिक्योरिटीज हैं, इनके आने से न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने का कारण भी ये बनी है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मेजर ऑफ अटैक रेट इज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंस रेट का ये पार्ट होता है। मेजर ऑफ अटैक का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी बीमारी है, जैसे कोरोना काल में था, तो कोरोना काल में क्या है कि एक आदमी कितने आदमियों को प्रभावित कर रहा है, तो मेजर ऑफ अटैक होता था, इसको इंसिडेंस रेट कहा जाता था। तो अटैक रेट इज ए मेजर used in epidemiology during outbreak. It measures the proportion of people who become ill after exposure, ठीक है, during a specific period. अगला है which of the following column of life table indicates the population alive at age x, तो ये LX होता है, स्मॉल LX होता है, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ अलाइव एट एग्जैक्ट एज, NDX क्या होता है, डेथ का होता है। NLX क्या होता है, पर्सन ईयर लिव्ड होता है। TX क्या होता है, टोटल पर्सन ईयर लिव्ड बियॉन्ड एज एक्स, ठीक है। और EX क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। फिर से मैचिंग प्रॉब्लम है। जूलियन सिमोन, तो जूलियन सिमोन, यहाँ पे किंग्सले डेविस, एंसल जी कोले और ग्रेरी बेकर। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक दो चीजें आपको बताई गई थी कि जो जूलियन सिमोन है, ये इकोनॉमिक जो पॉपुलेशन की बात किए गए थे, इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इन्होंने बात की थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो कोले थे, जे कोले बेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये जूलियन सिमोन का था। एंसल जे कोले जो थे, इन्होंने क्या बात की थी कि यहाँ पे जो हमारे पास में एक, हाँ ठीक है, जो यहाँ पे ग्रोथ है, जब ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसकी बात यहाँ पे इन्होंने की थी। और फिर उसके बाद किंग्सले जो डेविस थे, इन्होंने भारत पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे स्टडी किया था। और ग्रेगरी जो बेकर थे, इन्होंने जो है मतलब ए ट्रीटीज ऑफ ऑन द फैमिली, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें देखेंगे जूलियन सिमोन,
इसमें क्या था कि इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर जूलियन सिमोन रोड इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक इन्होंने किताब मतलब एक तरीके से लिखी थी। और एंसल जे कोले जो थे द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ए मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशन, एंसल जे कोले को ऑथर एंड मैथमेटिकल डेमोग्राफिक वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे किंग्सले डेविस जो थे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन पे इन्होंने रिसर्च किया था। फिर ग्रेगरी बेकर थे, दे ट्रीटाइज ऑन द फैमिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रीटीज ऑन द फैमिली इनकी एक किताब थी, ठीक है। फिर अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5, ठीक है। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट्स के रूप में इसको जो है यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है सी में है, फिर बी है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है और ये पांचवें स्थान पे है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो हमारे पास जो है नियोनेटल मोर्टेलिटी है। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है कि जो हमारे पास यहाँ पे डेथ होती है विद इन 28 डेज, जन्म के जो है मतलब 28 दिन के अंदर अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको नियोनेटल मोर्टेलिटी कहा जाता है, जिसमें यूपी टॉप पे था, फिर छत्तीसगढ़ था, फिर झारखंड था, उड़ीसा था, राजस्थान था, ठीक है। साउथ के स्टेट इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए उनकी जो है मतलब देखेंगे एजुकेशन और अन्य चीजें जो है बेहतर हैं, मेडिकल सुविधाएं बेहतर हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, सॉरी मैचिंग है। मैचिंग क्या करना है, क्वेश्चन आयर है, इंटरव्यू शेड्यूल है, चेकलिस्ट है और गाइडलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, तो जो क्वेश्चनायर होता है, क्वेश्चनायर जो होता है इसके ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चनायर जो होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, ठीक है। क्वेश्चनायर क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है कि किसी आदमी को जैसे सर्विस के तरीके होते हैं क्वेश्चनायर और शेड्यूल मेथड या इंटरव्यू मेथड, तो उसमें क्या होता है क्वेश्चनायर में एक क्वेश्चन की लिस्ट हम आपको दे दिए, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, वहाँ पे सर्वेज आसान होते हैं, वहाँ पे हर आदमी जो है उसमें मतलब पार्टिसिपेट करता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक मेल उनको भेज देगी, क्वेश्चनायर की लिस्ट होगी, उसमें वो अपना टिक करके सब भेज देंगे, तो जीरो कास्ट में बहुत सर्वेज हो जाते हैं वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में। और भारत में क्या है कि किसी कोई मतलब नहीं, उनके काम की चीज नहीं है, जिसमें कुछ अगर पैसे ना मिले उनको तो फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, इंटरव्यू शेड्यूल में फोकस किया जाता है कि फेस टू फेस जो है एक तरीके से इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू शेड्यूल में होता ये है कि इंटरव्यूअर मतलब एक जो है इन्वेस्टिगेटर होता है, जो एक शेड्यूल लेके एक क्वेश्चनायर का सेट लेके जाता है, फिर सामने वाले से क्वेश्चन इंटरव्यू के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद उसमें आंसर अपना वो लिखता चला जाता है। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। और चेकलिस्ट क्या होती है, एक सेकंड, हाँ चेकलिस्ट जो होती है, इतने में तो ऑप्शन मिल जाना चाहिए, ए में 3 और बी में 1, ए में 3 और बी में 1, ये ऑप्शन जो है आपका सही है। सी में 4, सी में 4 चेकलिस्ट देखेंगे तो ऑब्जर्वेशंस को चेक करने का तरीका होता है। और डी में क्या होता है, गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या होती है कि यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट होते हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन होता है। गाइडलाइन बनाने से पहले जो उसमें इन्वॉल्व लोग होते हैं, नेता मंत्री जी लोग, जैसे संसद देख लीजिए, कोई भी नियम कानून बनाने से पहले उस पर एक बार चर्चा पर चर्चा होती है कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ठीक है। अलग बात है कि इस समय जो है मतलब इस समय क्या कई कई बार ऐसा होता है बिना चर्चा के ही पास कर दिया जाता है नियम कानून, तो उसमें जो है मतलब थोड़ी सी दिक्कतें भी आती हैं कभी कभार, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चनायर में क्या होता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है, क्वेश्चनायर आर यूजुअली फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, ठीक है, स्वयं भरे जाते हैं ये। फिर इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, इसमें इंटरव्यू किया जाता है। चेकलिस्ट में क्या होता है कि चेकलिस्ट इज कॉमनली यूज इन ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। गाइडलाइन क्या होता है, डिस्कशन पे फोकस करता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, इसको मतलब फिर से मैच कराना है। तो यहाँ पर देखते हैं जो मल्टीफेजिक रिस्पॉन्स है, तो मल्टीफेजिक जो रिस्पॉन्स है एक तरीके से इसमें देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड, मल्टीफेजिक जो थियरी है ये डेविस की थी थियरी थी। मल्टीफेजिक का मतलब क्या है कि किंग्सले डेविस, अभी जस्ट इसको देख सकते हैं
एक क्वेश्चन में हमने इसको अभी टिक भी किया है। यहाँ पे किंग्सले डेविस यहाँ पे देख सकते हैं। किंग्सले डेविस ने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान पे जो है मतलब एक यहाँ इन्होंने किताब लिखी थी या एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो इन्होंने क्या किया कि किंग्सले डेविस क्या है, मल्टीफेजिक रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। वो अलग अलग टर्म में भारत पाकिस्तान के बीच में जो माइग्रेशन हुआ था आज़ादी के बाद, तो उस पे जो है इनका थियरी थी और इन्हीं इस पे जो है मतलब इन्होंने काम किया था। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे दूसरा हमारा ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन जो होता है कल्चरल लैग को दिखाता है। ठीक है। ट्रिकल डाउन जो होता है कल्चरल लैग को दिखाता है। यहाँ पे ए में 4 और बी में 1, ए में 4 और बी में 1। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन। सी में 3 तो सी में 3 है। कैपिलरिटी जो थियरी है ये अर्सन डोरमान की थी और यूटिलिटी की बात जो है लिवेंस्टीन ने किया था। यूटिलिटी या एक तरीके से कहा जाए, इसी को हम कल जो है आइंस्टीन से जोड़ के बताए थे। मतलब यहाँ पे जो चीजें हैं यूटिलिटी की बातें की थी, क्योंकि जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बातें हैं, उसकी बातें इन्होंने लिवेंस्टीन ने की थी। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल जो रिस्पॉन्स है किंग्सले डेविस का था। किंग्सले डेविस प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ मल्टीफेजिक रिस्पॉन्स इन फर्टिलिटी बिहेवियर। ठीक है। ट्रिकल डाउन में क्या है, कल्चरल लैग होता है। द आइडिया ऑफ ट्रिकल डाउन इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज लिंक्ड टू कल्चरल लैग कंसेप्ट स्प्रेड ऑफ आइडिया फ्रॉम अपर टू लोअर क्लास। ठीक है। फिर कैपिलरिटी क्या है, अर्सन डोरमांट की थियरी है। अर्सन डोरमांट प्रपोज्ड द थियरी ऑफ सोशल कैपिलरिटी। ठीक है। इसमें इसमें क्या है कि सोशल कैपिलरिटी का मतलब क्या है कि इनका कहना ये था कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए इसमें कि जो छन्नी है, छन्नी की तरीके से काम करता है ये। यहाँ पे कुछ जो है मतलब आदमी वहां से पैसा भेजे, गवर्नमेंट कुछ किसी प्रोग्राम पे काम करे और वो एक संस्था के माध्यम से काम करे, तो धीरे 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 गरीब जनता तक जो है उसका लाभ जो है पहुंच जाता है। ठीक है। यूटिलिटी में क्या है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे फेस हार्वर्ड जो हार्वे लेविंस्टीन लिंक्ड फर्टिलिटी बिहेवियर विथ यूटिलिटी एंड इकोनॉमिक मोटिवेशन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर रिलेटेड टू इंटरकोर्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेविस एंड ब्लैक फ्रेमवर्क। डेविस एंड जो ब्लैक का फ्रेमवर्क था इंटरकोर्स पे, तो उसमें इन्होंने जो थियरी दी थी उसमें यहाँ पे कहा गया था कि जो इनका एक तरीके से क्या है, इंटरकोर्स वेरिएबल में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है। तो इंटरकोर्स वेरिएबल में देखेंगे तो यहाँ पे जो चीजें थी उसमें इन्होंने ये बताया था कि जो इंटरकोर्स वेरिएबल होता है उसमें जो है मतलब एक तरीके से वॉलंटरी एब्स्टिंक्शन और कोइटल फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें इसमें जो है शामिल होती हैं। ठीक है। बी और सी। ठीक है। हाँ ये है। फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय किंग्सले डेविस एंड जूडिथ ब्लैक ब्लैक इन 1956 और इन्होंने क्लासिफाई किया डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप कौन से थे, इंटरकोर्स वेरिएबल था, कंट्रासेप्शन वेरिएबल था और गेस्टेशन जो है वेरिएबल था। इंटरकोर्स वेरिएबल में चीजें कहाँ कहाँ शामिल थी, ध्यान में रखिएगा, इन्होंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया। और उसके बाद यहाँ पर इसमें इंटरकोर्स वेरिएबल में क्या है, वॉलंटरी एब्स्टिंक्शन और उसके बाद यहाँ पे कोइटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये दो चीजें इसमें शामिल थी। और कंट्रासेप्शन वाला इसमें कंट्रासेप्शन में था और फेकंडिटी और बायोलॉजिकल कैपेसिटी जो होती है यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड में शामिल होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो होता है ये क्या करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है कंसीडर करता है एट एज 1। ठीक है। बर्थ पे नहीं, और यहाँ पे मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग नहीं, और यहाँ पे ग्रॉस नेशनल जो इनकम है ये सब नहीं यहाँ पे कंसीडर किया जाता। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 को कंसीडर यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय मोरिस डेविस मोरिस डेविड मोरिस। ठीक है। इट इंक्लूड्स द 3 इंडिकेटर्स। ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स एंड लिटरेसी रेट। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज समरी मेजर ऑफ फर्टिलिटी। तो समरी मेजर ऑफ फर्टिलिटी जो होता है यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो ये टीएफआर को जो है कहा जाता है। ठीक है। टोटल जो फर्टिलिटी रेट होता है टीएफआर जो होता है, इसी को यहाँ पर कहा जाता है कि हमारा समरी है एक तरीके से।
total fertility rate is considered as summary measure of fertility because it combines age specific fertility rate or it represents the average number of children a woman would have during her reproductive period। ठीक है, CBR में क्या होता है कि इसमें क्रूड बर्थ होती है और ये एज स्ट्रक्चर से प्रभावित होता है। GFR में जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या है, वुमेन के रिप्रोडक्टिव एज को काउंट किया जाता है। NRR में क्या है, नेट रिप्रोडक्शन रेट है। इसमें क्या है कि रिप्रोडक्शन जो मेजर होता है, रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, अन्य को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल की बात किया गया था, इसलिए TFR हो गया। एज पर रैंक साइज रूल द पॉपुलेशन ऑफ सिक्स्थ लार्जेस्ट सिटी इज 2 मिलियन। द टोटल पॉपुलेशन रैंक्ड विल बी, तो ये सेकंड ऑप्शन था, इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दे रहे हैं। रैंक साइज रूल में क्या है, सिक्स्थ लार्जेस्ट सिटी का जो है यहाँ पे PR इज इक्वल टू P1 अपॉन R, ये जो है फार्मूला दिया गया था। R जो है रैंक है उस सिटी की, तो इसका जो है जॉर्ज जो जिप जो है एक तरीके से कहा जाए, इन्होंने दिया था फार्मूला। और इसमें PR क्या है, आरथ जो रैंक्ड सिटी है उसकी पॉपुलेशन है, P1 जो है फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी की जो है पॉपुलेशन है, और R क्या है, रैंक है। तो सिक्स लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन 2 मिलियन दी गई है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि P6 इज इक्वल टू P1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 मिलियन। तो P1 का मान क्या हो जाएगा, 12 मिलियन। ठीक है, 12 मिलियन यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई, जो सबसे बड़ी सिटी है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ यहाँ पे ये रहा है कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रैंक्ड सिटी मतलब सिक्स, यहाँ पे 6 जो है, मतलब एक तरीके से कहा जाए 6 की पॉपुलेशन दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 6 शहर होंगे, 6 शहर की पॉपुलेशन निकाल के जोड़ देते हैं। तो अब P1 की आ गई, मतलब पहले सबसे बड़े शहर की आ गई, P2 के लिए 2 रख दीजिए, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड सिटी की 12/2 6 मिलियन, फिर थर्ड के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 4 के लिए 4 से, 5 के लिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 के लिए 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन्हीं सभी पॉपुलेशन को जोड़ दीजिए, 12 6 4 और ये सब, तो ये इतना मिलियन पॉपुलेशन हो गई, और इसको जो है अप्रोक्सीमेटली ये लिखा जा सकता है। हालांकि एक तरीके से कहा जाए आंसर गलत था इनका। ठीक है, आंसर का अगर जिक्र किया जाए, अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो आंसर इनका गलत माना जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर जो आयोग ने दिया गया है वो ये दिया है। ठीक है, चलिए अगला है, मतलब यहाँ पे जो लिस्ट है उसको मिलाना है। तो NFHS 5 देखेंगे तो यहाँ पे 2019 और 21 के बीच में आया है। अगर इतना ही याद हो आपको, A में 2, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। A में 2, B में 3 है, और C में 4 है, D में 1 है, सॉरी D में 1 है। ठीक है, तो LASI जो यहाँ पे वेव है, ये सबसे बाद में जो है मतलब इसको मेजर किया गया था। ठीक है, मतलब NFHS तो होते रहता है कंटिन्यू, DLHS जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल जो सर्वे होते हैं उसके लिए होता है, तो ये 2012-13 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंडक्टेड बाई ये 2019-21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। DLHS क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे होता है, 2012-13 में किया गया था। IHDS क्या होता है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे है, 2011-12 में हुआ था। लेसी ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि इफ द मदर परमिट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओनली 1 इंजेक्शन, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे हिसाब से गलत दिया है आयोग ने। ठीक है, एक इंजेक्शन अगर की इजाजत जो है मदर दे, तो ड्यूरिंग एन इन्फेंट बर्थ विजिट एट 9 मंथ ऑफ एज विच वैक्सीन शुड बी गिवन, मतलब अगर माँ 9 महीने की उम्र के बच्चे के बर्थ विजिट के दौरान सिर्फ एक इंजेक्शन लगाने की इजाजत दे, तो कौन सा टीका उसको दिया जाना चाहिए। टीका दिया जाना चाहिए, इंजेक्शन की बात किया गया है तो इंजेक्शन में केवल मीजल्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोग ने आंसर ये दिया गया है, मीजल्स विथ OPV एंड विटामिन ए। जरूरी तो बच्चे के लिए सभी हैं, विटामिन ए का भी इंजेक्शन जरूरी है, विटामिन ए का हालांकि इंजेक्शन नहीं आता है। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है, इसका इंजेक्शन ही नहीं आता यार, इसको तो ये मुंह में 2 बूंद जो है जिंदगी की करके इसको पिला देते हैं बच्चे को, तो उसमें वो ओरल वैक्सीन है, इंजेक्शन नहीं है। तो आयोग ने आंसर ये दिया गया है, और हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो स्टार हमने लगा दिया है। आयोग का आंसर ये है, हमारे हिसाब से आयोग का आंसर पहला होना चाहिए था।
क्यों? क्योंकि इसका जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए क्या है, 9 मंथ एज है और अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो मीजल्स, मीजल्स नाउ यमार, मीजल्स रूबेला इसको कहा जाता है। मीजल्स और रूबेला इज गिवन एज एन इंजेक्शन, इंजेक्शन के रूप में इसी को दिया जा सकता है। ओपीवी क्या होता है, ओरल होता है, ये ड्रॉप नॉट इंजेक्शन, ठीक है, ये बूंदों के रूप में दिया जाता है, इंजेक्शन है ही नहीं है। और विटामिन ए इज आल्सो गिवन ओरली नॉट इंजेक्शन, इंजेक्शन के माध्यम से बच्चे को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें अब हमारे हिसाब से इंजेक्शन की बात किया गया है, तो इसलिए जो है मतलब जो क्वेश्चन है इसमें इंजेक्शन की बात किया गया है, एक इंजेक्शन के माध्यम से किसको दिया जा सकता है, तो केवल मीजल्स है, वो भी रुबेला के साथ, ठीक है। इसका कंबाइंड जो है मतलब इंजेक्शन आता है। बाकी आयोग सही है, आयोग का ही आंसर जो है मतलब, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है तो आयोग का ही आंसर टिक किया जाएगा। एसआरएस, एसआरएस क्या होता है, तो यहाँ पे एसआरएस, अच्छा हाँ, एनएफएचएस और एनएसएस और सेंसस। तो सेंसस में क्या है, सेंसस में क्या है, मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और सेक्स रेशियो। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो जो यहाँ पे दिया गया है एसआरएस, एसआरएस, एसआरएस में क्या होता है कि एसआरएस में जो हमारे पास डेटा आता है वो जो है मोर्टेलिटी रेट्स का आता है, ठीक है। एसआरएस में हम जो है नॉर्मली मोर्टेलिटी रेट्स ही कंसीडर करते हैं, तो फिर से आंसर उन्होंने टिक कर दिया है। एनएफएचएस में क्या है, मैटरनल हेल्थ की बात होती है, एनएसएस में क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, सेंसस में क्या होता है, सेक्स रेशियो की बात होती है। तो ए में 2, 3, 4 और 1, यही पहला आंसर आपका हो जाएगा। एसआरएस में क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड्स रिलायबल मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स एस्टिमेट्स, ठीक है। एनएफएचएस में क्या होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइड्स डेटा ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। फिर इसके बाद एनएसएस में क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्रोवाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स। सेंसस में क्या होता है कि इसमें जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं इसमें सेक्स रेशियो और अन्य चीजें जो है बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो कोलंबिया में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉरी, कंगारू मदर केयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1978 in Colombia. It was developed by डॉक्टर एडगार रे एंड डॉक्टर हेक्टर मार्टिनेज, ठीक है, टू केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबीज स्पेशली वेयर इनक्यूबेटर वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर केएमसी ध्यान में रखिएगा कि कंगारू मेथड का मतलब क्या होता है, कंगारुओं की जो प्रजाति होती है स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अपने बच्चों को जब पैदा होते हैं तो अपने शरीर से चिपका के ही ज्यादातर समय उसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका एक थैली होती है पेट में, उसी थैली में उसको भर के रखते हैं जब तक वो बच्चा काफी जो है मतलब यंग ना हो जाए, ठीक है। और उसी में उसको ब्रेस्ट फीडिंग और ये सारी चीजें दी जाती हैं। तो वही कंगारुओं से प्रभावित होके कोलंबिया में ये एक सिस्टम लगाया गया था कि जो वहाँ पे मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब स्पेशली बच्चे के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है जरूरी होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो कुछ देर तक उसको माँ के शरीर से टच करा के रखा जाता है, क्योंकि बॉडी दोनों जो है, जब टेम्परेचर उसका बच्चे का बॉडी का और माँ के बॉडी का टेम्परेचर जो है लगभग सेम हो सके, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अर्ली डिस्चार्ज विथ फॉलोअप। तो यहाँ पे कोलंबिया में शुरुआत हुई थी और इसके नवजात शिशुओं के लिए यहाँ पे देखभाल के लिए बनाया गया था ये कार्यक्रम। इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 3% पर ईयर, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल। डबलिंग टाइम के लिए आपको बताया गया था, डबल टाइम के लिए क्या हो गया था, 70/3 कर लीजिए, तो जो भी आएगा ये आंसर आ जाएगा। तो 3×2=6 एक साथ, और 3×6=18, 3×6=18, 3×18, तो एक तरीके से 23 कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, 23 नहीं, 23 कहाँ हो गया, 25 होगा ये, ठीक है, यही तो होगा, 3 ही है ना, हाँ 3 है, तो 70/3 कर लीजिए। ये आंसर 23 दे रहा है यार, अरे यार, नहीं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हमने यार
गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्या किया, दो 3 दूना 6 और एक बचा तो 3, हाँ 3 3 9। ओहो, ठीक है ठीक है, आंसर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरामिड शेप्ड बेस्ट रिफ्लेक्टेड टू स्टेबल पॉपुलेशन। तो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए जब भी हमारे पास जो शेप होता है स्टेबल पॉपुलेशन के लिए, वो किस तरीके का मतलब यहाँ पे पिरामिड होता है, तो ये पिरामिड होता है बेल शेप्ड, ठीक है। बेल शेप्ड जो पिरामिड होता है ये स्टेबल पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे आता है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बेल शेप, यहाँ पे थोड़ा सा लेटर छोटा है, इसको देखिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। स्टेबल पॉपुलेशन हैज नियरली कांस्टेंट बर्थ रेट, नियरली कांस्टेंट डेथ रेट, जीरो और वेरी लो ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन इन यंगर एंड मिडिल एज है, ठीक है, स्लाइटली टेम्परिंग एट ओल्डर एज। तो यहाँ पे ये इसके माध्यम से क्या है, इसको बेल शेप्ड आता है। ट्रायंगुलर या ब्रॉड नैरो जब होता है तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को दर्शाता है। अर्न शेप होता है तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। नैरो बेस होता है तो लो बर्थ रेट एंड श्रिंकिंग पॉपुलेशन को दिखाता है ये, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ एज हीपिंग दैट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एट एज विथ एग्जैक्ट टर्मिनल डिजिट एंड रिपोर्टेड प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एट एज विथ दीज टर्मिनल डिजिट्स, ठीक है। तो ईच टर्मिनल डिजिट की बात किया गया है। जैसे ही ईच टर्मिनल डिजिट की बात करें तो उसमें आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मेयर्स इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन्वॉल्व कंपेरिजन प्रोपोर्शन एज विथ एज ईच टर्मिनल डिजिट। ईच टर्मिनल डिजिट की बात कर रहा है, मतलब 0 से 9 तक, ठीक है। विपल में क्या करते हैं, 0 5 का हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट जे मेयर डेवलप किए थे मेयर्स इंडेक्स को, इट मेजर्स द एज हीपिंग बाय कंपेयरिंग expected proportion of population at each terminal digit 0 to 9 with reported population at those terminal digits, ठीक है। अगला है यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है। तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ी सी कम है डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में, तो ये सही है। फर्टिलिटी इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, फर्टिलिटी भी हाई है। तो अब यहाँ पे एक शब्द बैठा है बिकॉज। तो अगर बिकॉज एक शब्द अगर बैठ जाता है अच्छे से तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो सॉरी, डेवलपिंग कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के समय कम है क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है। नहीं, बर्थ रेट ज्यादा कम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की बात होती है, महिला के स्वास्थ्य की बात होती है कि अगर महिला का स्वास्थ्य अच्छा है, बच्चे का जो बर्थ के समय स्वास्थ्य अच्छा है, जन्म के समय स्वास्थ्य अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने से बढ़ जाएगी, ठीक है। बर्थ फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी रेट जो है उसको कम प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर तो दोनों मतलब कथन कारण दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज लो इन डेवलपिंग कंट्रीज। दिस इज जनरली ट्रू बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन एक्सपीरियंसेस हायर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, पुअर हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, माल न्यूट्रिशन और हायर बर्डन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज, ठीक है। और इसका रीजन रीजन कैसे है, तो रीजन में देखेंगे फर्टिलिटी इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? कि द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी हाई फर्टिलिटी डज नॉट डायरेक्टली कॉज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेनली डिपेंड्स ऑन मोर्टेलिटी लेवल, पब्लिक हेल्थ केयर कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटी और न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, ठीक है। इसलिए जो है मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अगला है कि करेक्ट कौन है, तो टी एफ आर, जी एफ आर और एन आर आर यही सही है, ठीक है। टी एफ आर में टोटल होता है, जी एफ आर में ग्रास हो जाता है और नेट में नेट हो जाता है। तो यहाँ पे टी एफ आर में क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन। ग्रॉस में क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स पर वुमेन, ठीक है। और नेट में क्या हो जाता है, एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स पर वुमेन एडजस्टेड फॉर फीमेल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टी एफ आर क्या है कि ऑल, इसमें टी एफ आर में ऑल बर्थ काउंट होती है।
जनरल फर्टिलिटी में ओनली डॉटर्स काउंट होते हैं। एनआरआर में क्या होता है, डॉटर्स आफ्टर एडजस्टेड फॉर मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी को माइनस करने के बाद जितनी डॉटर्स बची वो एनआरआर में आती है, एनआरआर में। ठीक है, बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडिकेट्स द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। सिवियरिटी ऑफ द डिजीज अगर की बात करें, मतलब कितनी खतरनाक है कोई बीमारी, तो यहाँ पर ये केस फर्टिलिटी रेट के माध्यम से इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। केस फर्टिलिटी रेट मतलब जितने लोगों को ये बीमारी हुई उसमें कितने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे केस फर्टिलिटी रेट क्या मेजर करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज। इट टेल्स अस, क्या टेल्स करता है, क्या हमें बताता है, एमंग द पीपल हु गेट द डिजीज हाउ मेनी डाई बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, कि कितने लोग यहाँ पे इसके कारण जो है मरते हैं। जीएफआर क्या है, जीएफआर में जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज अपॉन टोटल डायग्नोज्ड केसेस से होते हैं। सीएफआर, सॉरी सीएफआर, सीएफआर मतलब केस फर्टिलिटी रेट जो होता है। और प्रीवैलेंस रेट क्या होता है कि टोटल एग्जिस्टिंग केस, मतलब ये बताता है। और इंसिडेंस रेट क्या होता है, सोज न्यू केसेस, नए केसेस को बताता है। अटैक रेट में क्या होता है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ इंसिडेंस ड्यूरिंग आउटब्रेक। which of the following correct sequence regarding sorry which sorry yaar what is the correct sequence with regard the initiation of first census। ठीक है, तो फर्स्ट सेंसस कहाँ पे हुई थी, तो फर्स्ट सेंसस की अगर बात करें तो फर्स्ट सेंसस हम जो है सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, सॉरी उसमें यूनाइटेड नेशन कह रहे हैं कि फ्रांस में हुई थी, एक तरीके से कहा जाए न्यू फ्रांस 1966 में। ठीक है, तो 1966 में ये हुआ था, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, तब इंडिया में हुआ था। ठीक है सॉरी, न्यू फ्रांस, न्यू फ्रांस में क्या है कि फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन 19 सॉरी 66 सॉरी 1666। अरे यहाँ 1966 नहीं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें फर्स्ट जो सेंसस हुई थी 1790 में हुई थी, इंग्लैंड में 1801 में और भारत में 1872 में। ठीक है, अब ये एक जो है मतलब यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया था, पैराग्राफ के माध्यम से आंसर बताना था, तो इसमें डायरेक्ट लिखे गए हैं सारे आंसर, सारे आंसर्स आपको एज इट इज जो है यहाँ पे पैराग्राफ इंग्लिश में है और ये वाला हिंदी में है। ठीक है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे बताया गया था, तो इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डिसीजन ऑफ मैरिड कोहर्ट मेजर टू डिसॉल्व देयर मैरिज। तो विवाह विच्छेद, यहाँ पे डिवोर्स का होना ये उनका एक कारण था इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे अन्य के आंसर बता दिए जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। 1/10 ये इसमें फ्रैक्शन आया था, इसमें क्या करता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कोहैबिटिंग कपल इन यूनाइटेड स्टेट डू नॉट मैरी। ठीक है, 1/10 थे ये लोग, 90% मैरी करते थे, 10% जो है मतलब यहाँ पे रहेंगे। फिर इसमें लीगल सेपरेशन कपल फॉल, तो इसमें लीगल सेपरेशन में हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, करेंटली मैरिड इसका आंसर था। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे चरम आयु का यहाँ पे 30% है, इसका आंसर है व्हाट परसेंट ऑफ कपल एट द एक्सट्रीम एज अलाइव इन सिविल यूनियन, तो ये 30% था। ये उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आसानी से आपको लग जाएगा आंसर, इसमें बहुत कुछ होता नहीं है। ठीक है, फिर इसमें पीपल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम एज ग्रुप, तो यहाँ पे 20 से 34 था शायद, हाँ दो ही आंसर है। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ और दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए टाउन हैविंग मिड ईयर पॉपुलेशन 15,000, 6,000 वुमेन है, इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, क्रूड बर्थ रेट जो है ये 25.5 है, क्रूड डेथ रेट जो है आपको दी गई है 12, टीएफआर दिया गया है, सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 30, और सेक्स रेशियो यहाँ पे दिया गया है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हाउ मेनी बर्थ हैव टेकन प्लेस इन द टाउन,
तो यहाँ पर देखेंगे तो बर्थ निकालने के लिए सीबीआर का फार्मूला जो होता है क्या होता है, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 100। तो बर्थ निकालना है, सीबीआर आपको दिया गया है, सीबीआर क्या है 25.5 है और ये पॉपुलेशन है 15,000 1000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 283 के आसपास यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, अगला है जनरल फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट का यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन दिखा देना है आपको। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, बर्थ अपॉन वोमेन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनकी संख्या। ठीक है, जीएफआर का जो फार्मूला होता है बर्थ अपॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं की संख्या। तो जीएफआर यहाँ पे अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं और ये संख्या थी 63.8 जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नगर में कितनी मृत्यु हुई, हाउ मेनी डेथ अकर्ड इन सिटी। तो डेथ के लिए यहाँ पर आप, अच्छा सॉरी, चलिए डेथ के लिए हम बता दे रहे हैं। डेथ के लिए यहाँ पे क्या है, हाँ डेथ के लिए यहाँ पे सीडीआर का फार्मूला हम यूज करेंगे। सीडीआर इज इक्वल टू क्या है, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। ठीक है, 1000। तो सीडीआर का यहाँ पे मान जो है देख सकते हैं, सीडीआर क्या दिया गया था, 12 ये दिया गया था और डेथ अपॉन पॉपुलेशन 15,000 है इंटू 1000। ठीक है, 3 0 कटा और डेथ क्या हो जाएगी 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 180 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 180 आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट वाले में क्या है, व्हाट इज द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट इन द सिटी। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के लिए यहाँ पे अच्छा लिखा गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जीआरआर जो है टीएफआर इंटू फीमेल बर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो दिया गया है, टोटल बर्थ आ गई और फीमेल प्रोपोर्शन आ गया, तो इसको मतलब टीएफआर दिया ही गया था और ये प्रोपोर्शन निकाल के हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्या हो गया, एक सेकंड, 1.12 हो गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, हाँ, नगर में जो हाउ मेनी गर्ल्स वर बॉर्न इन द सिटी। तो गर्ल्स कितनी बॉर्न हुई, तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या क्या है, फीमेल प्रोपोर्शन की संख्या, और ये क्या हो गया, गर्ल्स मतलब एक तरीके से कहा जाए सेक्स रेशियो और उनका फीमेल्स का प्रोपोर्शन। तो ये 178 जो है यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। दूसरा वाला क्वेश्चन जो मतलब 95 से 100 तक है, इसको जो है सॉल्व करिएगा अच्छे से। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जो है पीडीएफ आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहां से आप लोग जो है इसको अभी थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे। जो चीज़ें अभी आपको कल वाली क्लास में, आज वाली क्लास में जो बताया गया है, ये करेक्शन करने के बाद हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और इस तरीके से आप लोग भी जो है इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। प्रिंट निकालने के बाद पढ़िएगा ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन में आसानी हो। यूजीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन से बचने के लिए आपको यहाँ पे ये जो है तरीका अपनाना है कि इसको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे जो है 2024 का, सॉरी 2025 का जो जून वाला पेपर है, पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर 2024 वाले पे आएंगे। ठीक है, तो अगर टाइम जैसा भी हमारे पास टाइम रहेगा, रिकॉर्डेड या लाइव क्लास के रूप में हम आएंगे और उस पर आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।